नमस्कार। आज हम urbanemissions.info की 2 दिलचस्प रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं। एक है प्रदूषकों पर और दूसरी वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI से जुड़े आम सवालों पर। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये AQI आखिर है क्या, कैसे ये इतनी जटिल जानकारी मतलब हवा की गुणवत्ता हम सब तक इतनी आसानी से पहुंचा देता है। और हाँ, PM 2.5 जैसे प्रदूषक इतने अहम क्यों हैं और ये मॉनिटरिंग यानी निगरानी की क्या ज़रूरत है। कभी सोचा है कि हवा की क्वालिटी बताने वाले ये रंगीन कोड लाल, पीला, हरा ये बनते कैसे हैं? मतलब इतनी सारी साइंस एक नंबर और रंग में, यही AQI काम आता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात समझना जरूरी है। वायु गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI ये एक नहीं है। वायु गुणवत्ता मतलब हवा में असल में कितना प्रदूषण है, ये रेगुलेशन और वैज्ञानिक कामों के लिए एकदम जरूरी है। AQI उसी डेटा से निकाला गया एक आसान रूप है, बस आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। ये फर्क समझना वाकई जरूरी था। तो ये जो रंग और नंबर है, ये आता कैसे है? किन प्रदूषकों को नापा जाता है? देखिए, आमतौर पर 6 मुख्य प्रदूषकों के लिए AQI निकाला जाता है। इसमें हैं PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ओजोन O3। 6 प्रदूषक, ठीक है। हाँ, और फिर तय होता है दिन का AQI। इसका सबसे आम तरीका यह है कि जिस भी प्रदूषक का AQI मान उस दिन सबसे ज्यादा खराब होता है ना, उसी को उस दिन का मुख्य AQI मान लिया जाता है। अच्छा, मतलब जो सबसे ज्यादा खराब है वही दिखेगा। बिल्कुल, इससे फौरन पता चल जाता है कि आज दिक्कत किस वजह से ज्यादा है। मैंने देखा कि इन रिपोर्ट्स में PM 2.5 पर बहुत ज्यादा जोर है। ऐसा क्यों? क्या ये बाकियों से ज्यादा खतरनाक है? हाँ, देखिए PM 2.5 वाकई बहुत अहम है, खासकर भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। वजह है इसका साइज। ये कण इतने महीन होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम कि ये सांस के साथ फेफड़ों में बहुत गहरे यहाँ तक कि खून में भी पहुंच जाते हैं। अरे जी, और इनसे अस्थमा, दिल की बीमारियां, डायबिटीज जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ तक कि बच्चों के दिमागी विकास पर भी असर पड़ता है। ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। PM 2.5 की एक और खास बात है, ये सिर्फ खुद खतरनाक नहीं है, बल्कि ये दूसरे प्रदूषकों के बुरे असर को भी इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा कर लेता है मतलब जैसे हवा में SO2 है, वो सल्फेट बनकर PM 2.5 कणों का हिस्सा बन जाता है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली NO2 वो नाइट्रेट बनकर PM 2.5 से जुड़ जाती है। VOCs मतलब पेंट वगैरह से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वो भी केमिकल रिएक्शन के बाद PM 2.5 में मिल जाते हैं। बाप रे! तो एक तरह से PM 2.5 इन सब अलग अलग जहरीले तत्वों को अपनी पीठ पर लादकर हमारे शरीर में ले जाने वाला बन जाता है। ये वाकई डरावना है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें बाकी प्रदूषकों की चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट साफ कहती है कि NO2 और ओजोन ये भी बहुत बड़े विलन हो सकते हैं। अच्छा। खासकर उन जगहों पर जहां गाड़ियों का प्रदूषण ज्यादा है, जैसे अमेरिका, यूरोप। ओजोन सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। NO2 सांस की तकलीफें बढ़ा सकती हैं। कहीं कोयला ज्यादा चलता है तो SO2 बड़ी समस्या हो सकती है, या धूल भरी आंधी में PM 10। और हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, खासकर जब घर के अंदर लकड़ी या कोयला जलता है तो वो ज्यादा मात्रा में जानलेवा हो सकती है। वो खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है। समझ गई। तो मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर विलन बदल सकता है। बिल्कुल। ये सब पता करने के लिए हमें इन सबको मापना पड़ता होगा। इसके लिए क्या व्यवस्था है, स्टेशन वगैरह? हाँ बिल्कुल, इन सब को मापने के लिए निगरानी स्टेशन तो चाहिए ही। आदर्श रूप में तो शायद हर कुछ किलोमीटर पर एक स्टेशन हो, लेकिन जाहिर है ये बहुत महंगा है। हाँ, वो तो है। असल में कितने मॉनिटर लगेंगे ये अक्सर शहर के बजट पर निर्भर करता है। ज्यादा स्टेशंस हों, खासकर घनी आबादी या बाजारों में, तो हवा की गुणवत्ता की तस्वीर ज्यादा साफ मिलती है। भारत में CPCB मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ दिशा निर्देश हैं कि आबादी के हिसाब से कितने स्टेशन होने चाहिए, पर यह हमेशा तकनीकी जरूरत और पैसों की उपलब्धता के बीच एक तरह का समझौता होता है। तो फिर पूरी तस्वीर कैसे मिलेगी? इसीलिए अब सिर्फ महंगे स्टेशनों पर निर्भर रहने के बजाय कम लागत वाले सेंसर का नेटवर्क बढ़ाने पर जोर है, और साथ ही उस डेटा को स्थानीय वायु गुणवत्ता मॉडलिंग मतलब कंप्यूटर मॉडल से मिलाकर देखा जाता है।
इससे हमें शहर की हवा की ज्यादा बारीक और बेहतर समझ मिल सकती है, पूरे शहर की तस्वीर बन पाती है। तो इस पूरी बातचीत को समेटे तो AQI जानकारी देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जो मुश्किल डेटा को आसान बनाता है। हमने PM 2.5 की खास भूमिका समझी, कैसे ये दूसरे प्रदूषकों का जहर भी जमा कर लेता है। और बेहतर और ज्यादा फैली हुई निगरानी की जरूरत है, जिसमें सेंसर्स और मॉडलिंग भी शामिल हों। बिल्कुल सही। चलते चलते अगर कोई रियल टाइम AQI या वायु गुणवत्ता डेटा देखना चाहे तो रिपोर्ट कुछ वेबसाइट्स बताती है, openaq.org, yki.info और iqair.com। हाँ, ये अच्छे स्रोत हैं। और एक आखिरी बात जो सोचने लायक है, AQI बहुत उपयोगी है अपनी सादगी की वजह से, पर कभी-कभी ये प्रदूषण की असली गंभीरता को शायद पूरी तरह न बता पाए। सोचिए, AQI स्केल का जो सबसे ऊंचा स्तर है, मान लीजिए 500 या 999, वो बहुत ज्यादा प्रदूषण के एक बड़े दायरे को दिखा सकता है, जैसे PM 2.5 का स्तर 500 माइक्रोग्राम हो या 3000। AQI शायद वही सबसे ऊंचा मान दिखाए। ओहो। लेकिन सेहत के लिए खतरा तो बहुत अलग होगा ना। ये हमें याद दिलाता है कि सूचकांक मददगार हैं, पर कभी-कभी पूरी तस्वीर समझने के लिए थोड़ी और गहराई में जाना जरूरी होता है।